हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम मनीष चौधरी है। बचपन से ही मेरे साथ कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती रही हैं। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का एक छोटा बच्चा था। उन दिनों मैं मेरी माँ के साथ अपनी नानी के गांव में था। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो हर वक्त बस मेरे साथ रहना चाहती थी। लेकिन एक रात अचानक मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनका पूरा शरीर आग के जैसा तप रहा था। घर पर सभी लोग बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नानी को क्या हो गया है। नानी कई कई घंटों तक बेहोश रहती थी। नानी की तबीयत को खराब हुए 3 दिन बीत चुके थे। जो डॉक्टर नानी का इलाज कर रहे थे उन्होंने भी अब जवाब दे दिया था। डॉक्टर का कहना था कि मेरी नानी को दिमागी बुखार हो गया है और अब उनका इलाज कराने के लिए उन्हें शहर ले जाना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय मेरी नानी के बेटे यानी कि मेरे मामा की आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी, जिस वजह से चाहकर भी मामा नानी का शहर में इलाज नहीं करा सकते थे। धीरे धीरे बुखार के चलते नानी ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था और अब वो खुद के ही शरीर को नोच नोच कर खाने लगी थी, जिस वजह से नानी को कमरे में बांध कर रखा जाता था और मुझे नानी के कमरे में जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। और फिर एक रात नानी की उनके कमरे में ही चारपाई पर बंधे बंधे मौत हो गई, जिसके बाद पूरे घर में मातम पसर गया और सुबह होने के बाद नानी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। दोस्तों, उस वक्त कम उम्र के चलते मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि नानी को हुआ क्या है। जब नानी के मृत शरीर को ले जाया जा रहा था तो मैंने मेरी माँ से पूछा कि माँ, नानी को क्या हुआ है। तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, अब नानी हमें छोड़कर चली गई हैं, अब वो कभी नहीं आएंगी। और इतना कहकर माँ और ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगी। फिर घर के सभी लोग माँ को संभालने लगे और मेरी मामी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम छत पर जाकर खेलो और घर से बाहर मत जाना। मामी के कहने पर मैं घर की छत पर चला गया और वहीं छत पर खेलने लगा। मैं छत पर खेल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे से मेरी नानी की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनकर मैं एकदम से पीछे पलटा तो मेरे पीछे मेरी नानी खड़ी थी, लेकिन अब उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मेरी नानी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे कि आंखों की पुतलियाँ होती हैं, ठीक वैसी। और साथ ही मेरी नानी का शरीर बुरी तरह से सड़ा हुआ था और उनके सफ़ेद बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मेरी नानी का वो भयानक रूप देखकर मैं बहुत डर गया और चीखता चिल्लाता हुआ छत से नीचे घर पर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि मैं सीढ़ियों के पास पहुंच पाता कि तभी मेरी नानी की आत्मा मेरे सामने आ गई और वो मुझे उठाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नानी को रोता हुआ देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ और मैंने डरते डरते नानी से कहा कि नानी, माँ तो कह रही थी कि आप मर चुकी हो और अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेरी बात सुनकर नानी की आत्मा ने भारी आवाज़ में कहा कि नहीं बेटे, मुझे तेरे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगी। नानी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं नानी की आत्मा के सामने ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन मेरे रोने गिड़गिड़ाने से मेरी नानी की आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ और एक झटके से मेरी नानी की आत्मा ने मेरी गर्दन पकड़ ली
और वो कसकर मेरी गर्दन को दबाने लगी, जिस वजह से कुछ ही देर में मेरा दम घुटने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में था। मेरी माँ और बाकी घर वाले मेरे पास बैठे हुए थे और फिर जैसे ही मैंने होश संभाला तो मुझे बीती हुई वो सारी घटना याद आ गई और मैंने चीखते हुए मेरी माँ को कसकर पकड़ लिया। और फिर कुछ समय बाद जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो घर पर सभी के पूछने पर मैंने सबको पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर पर सभी लोग सकते में आ गए और फिर उसी दिन माँ मेरे लिए पीर बाबा के दरगाह से एक ताबीज़ बनवा कर लाई और फिर उस ताबीज़ को पहनने के बाद फिर कभी मुझे मेरी नानी की आत्मा दोबारा दिखाई नहीं दी। ये दूसरी घटना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 9th क्लास में था और स्कूल से छुट्टी के बाद मैं रोज़ की तरह वापस अपने घर लौट रहा था। उस वक्त दोपहर के 2-2:30 बजे का वक्त हो रहा होगा जब रास्ते से घर आते हुए मैंने एक खेत के पास कई सारे बच्चों को आम के पेड़ से आम तोड़ते हुए देखा और मैं भी बिना कुछ सोचे उन बच्चों के साथ आम के पेड़ पर पत्थर मार मार के आम तोड़ने लगा। लेकिन तभी एक लड़के ने कहा कि अरे यार, ये पत्थर फेंक फेंक कर हम थक जाएंगे, मगर मुश्किल से ही हमें 1-2 आम खाने को मिलेंगे, क्यों ना इस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़े जाएं। उस बच्चे की बात पर और सब बच्चों ने भी हामी भरी और फिर हम सब आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगे और तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हमें उस पेड़ पर चढ़े अभी कुछ देर हुई ही थी कि तभी अचानक हवा बहुत ही तेज चलने लगी और एक बड़ा सा धूल का बवंडर हमारी तरफ आया और उस धूल के बवंडर ने पूरे आम के पेड़ को हिलाकर रख दिया और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उस अजीबोगरीब घटना से मैं और बाकी पेड़ पर चढ़े लड़के भी बहुत ज़्यादा डर गए और हम सब जल्दी से पेड़ से उतरने लगे। हम सब पेड़ से नीचे उतर ही रहे थे कि तभी एक लड़के की नज़र उस आम के पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर पड़ी और उसने वहाँ पता नहीं क्या देखा कि वो इतनी ज़ोर से चीखा कि एक पल के लिए तो हम सबके कान ही सुन पड़ गए। और फिर हमने उससे पूछा कि क्या बात है, तू इतना ज़ोर से क्यों चीखा? तो उस लड़के ने अपना हाथ ऊपर पेड़ की तरफ उठाया और हमसे ऊपर देखने के लिए कहा। लिहाजा हम सब ने भी ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ पर हमने जो देखा वो देखकर हमारे पसीने छूट गए और हम सब गिरते पड़ते वहाँ से भागे। दरअसल दोस्तों, उस पेड़ के ऊपर एक अजीब सा क्रिएचर यानी कि एक भयानक सा दिखने वाला जीव बैठा हुआ था, जो दिखने में किसी भालू के जैसा था, मगर उसके शरीर पर बड़े बड़े पंख निकले हुए थे और उसके दांत बेहद ही लंबे और नुकीले थे। साथ ही उस जीव के शरीर में से काला सा धुएं के जैसा कुछ निकल रहा था। खैर, फिर मैं भागते हुए सीधे अपने घर पर जाकर रुका और उस दिन के बाद से कभी दोबारा उस खेत में नहीं गया। दोस्तों, वो अजीब सा दिखने वाला जीव असल में क्या था ये मुझे आज तक पता नहीं चला, लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तीसरी कहानी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी, जब एक फैक्ट्री में मुझे नाइट शिफ्ट के लिए काम मिला था। मैं उस फैक्ट्री पर बिल्कुल नया था और उस दिन उस फैक्ट्री पर मेरी वो पहली रात थी। उस रात उस फैक्ट्री पर मैं अकेला ही था। मेरे साथी वर्कर्स बॉस की किसी बात पर नाराज़ होकर काम छोड़कर चले गए थे। उस वक्त रात के 2 या 3 बजे का वक्त रहा होगा जब फैक्ट्री पर काम करते हुए मुझे तेज़ टॉयलेट लगी। तो टॉयलेट करने के लिए मैं फैक्ट्री से बाहर आकर वही झाड़ियों के पास टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था
कि तभी मुझे किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें उन झाड़ियों के दूसरी तरफ से आ रही थी। तो टॉयलेट करने के बाद मैं वहाँ कौन रो रहा है ये देखने के लिए उन झाड़ियों के दूसरी तरफ गया, और वहाँ पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप उठी। झाड़ियों के दूसरी तरफ मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और उस औरत का सर कटा हुआ था, और वो चुड़ैल अपने कटे हुए सर को अपने हाथ पर पकड़े हुए थी, और एकाएक ही वो चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो देखकर मैं चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा और पास के ही एक दुर्गा मंदिर के अंदर चला गया, और वो पूरी रात मैंने उसी मंदिर के अंदर बिताई। और अगले दिन सुबह होने पर जब मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में वहीं आसपास के लोगों से बात की, तो उन लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी फैक्ट्री पर कुछ वर्कर्स ने एक महिला वर्कर का बलात्कार करके उसका सर काटकर उसके शरीर को यहीं फैक्ट्री से दूर उन्हीं झाड़ियों के पास ज़मीन में गाड़ दिया था। लेकिन मरने के बाद वो औरत चुड़ैल बन गई है, और कई बार उस औरत की आत्मा को इसी फैक्ट्री के आसपास भटकते हुए देखा जाता है। लोगों की ये बातें सुनकर मैंने उसी दिन वो फैक्ट्री छोड़ दी, और आज मेरी खुद की एक कपड़े की शॉप है। दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं। मेरा नाम करण चौधरी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 15 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त सौरभ कई दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हालांकि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और शहर में एक ही रूम पर रह रहे थे। हमारे बीच झगड़ा मेरे दोस्त सौरभ की अजीब बातों और अजीब हरकतों से हो गया था। हमारा रूम काफ़ी बड़ा था, तो कमरे की दाईं ओर दीवार से सटा हुआ मेरा बेड पड़ा था, और बाएं ओर मेरे दोस्त सौरभ का बेड था। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर इसी हफ्ते मैं रूम की सफाई कर रहा था और सौरभ किसी काम से बाहर गया हुआ था। सफाई के दौरान जब मैं सौरभ के बेड के नीचे सफाई कर रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि उसके बेड पर चारों पाए पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, और बेड के नीचे एक नारियल रखा हुआ था जिसे काले धागे से कवर किया गया था। वो सब देखकर मैं काफ़ी हैरान था कि ये सब क्या है। उसके बाद मैं फ़ौरन अपने बेड के पास गया और उसके नीचे देखा, तो मैंने देखा मेरे बेड के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको बता दूं कि तब मुझे भूत प्रेतों, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो मैंने वो सभी धागे जो मेरे दोस्त सौरभ के बेड पर बंधे हुए थे उन्हें खोलकर और वो नारियल उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। मैंने सौरभ को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि उस डरपोक को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो एक दिन भी इस रूम में नहीं रुकेगा। और पूरे शहर में ये एक पहला रूम था जो इतना बड़ा होने के बावजूद बेहद सस्ता था। इसीलिए मैं इस रूम को छोड़कर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता था। फिर उसी रात जब मैं और सौरभ अपने अपने बेड पर सो गए, तब आधी रात करीब 1:30-2 बजे के आसपास सौरभ बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन उसके पास पहुंचा और उसे हिलाते हुए मैंने उससे पूछा कि सौरभ, क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? मगर मेरी बात का वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ना तो उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। और फिर अचानक से वो बिल्कुल शांत हो गया और उसने अपनी जीभ अपने दोनों दांतों के बीच दबा ली, जिस वजह से बुरी तरह से ब्लड निकलने लगा। शायद वो बेहोश हो चुका था। मैंने फ़ौरन फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी के कुछ छींटे सौरभ के चेहरे पर मारे। तब उसे होश आया और फिर मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया
और वहाँ डॉक्टर ने उसे चेक किया और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा, अगर वक्त रहते इन्हें होश ना आता तो शायद इनकी जीभ पूरी तरह से कटकर अलग हो जाती। फिर डॉक्टर ने सौरभ को दर्द का इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ दर्द के टेबलेट्स दिए और फिर मैं सौरभ को लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद से सौरभ बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगा। कभी कभी तो बाथरूम के पास ज़मीन पर पड़ा रहता और सिर्फ एक ही बात की रट लगाए हुए था कि यहाँ से चलो, हम सब मारे जाएंगे। वो आ गया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने कई बार उससे पूछा कि कौन आ रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, मगर वो सिर्फ एक ही बात बोलता कि यहाँ से चलो, वो हम सबको मार डालेगा। अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था और इसी में मेरे और सौरभ के बीच झगड़ा भी हो गया और मैंने उसे 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए। मगर तब भी रात होते ही वो अजीब ढंग से चिल्लाना शुरू कर देता और कई बार तो उसकी हरकतों और हाव भाव से ऐसा लगता जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। और अब मुझे भी लगने लगा था कि कुछ तो है हमारे बीच जो सही नहीं है, मगर आखिर वो है क्या। मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस दिन जब मैं कमरे की सफाई कर रहा था तब सौरभ के बेड के नीचे मुझे वो काले धागे से बंधा हुआ नारियल और बेड के चारों तरफ बंधे हुए वो लाल धागे मिले थे और मैंने वो सब घर से बाहर फेंक दिया था। मेरे दिमाग में कई अजीब ख्याल आ रहे थे कि क्या ये सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर है। अपने इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैंने उस रात सौरभ को अपने बेड पर सुला दिया और मैं सौरभ के बेड पर लेट गया। डर और अजीब सी बेचैनी में मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे और अब नींद भी मेरे चेहरे पर छाने लगी थी और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर आधी रात मुझे अपने ऊपर बहुत भारी महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और धीरे धीरे मेरे शरीर को जकड़ते हुए नीचे खींच रहा है। मेरी एक झटके से नींद खुल गई और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एक लाश मेरे ऊपर बैठी थी। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक लाश थी जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उस लाश को देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और फिर तभी उस लाश ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता रहा। मैंने सौरभ को भी कई बार आवाज़ दी, मगर तभी उस लाश ने मेरी गर्दन को बहुत ही मजबूती से जकड़ लिया। अब मेरी सांस थमने लगी थी और मेरा दम घुटने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आंखें बाहर आ जाएंगी। और तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और तभी वो लाश हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। मैंने देखा कमरे में कई सारे पुलिस वाले आ गए और उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर कमरे में लेकर आए जिस आदमी ने मुझे वो कमरा किराए पर बेहद ही सस्ते दामों में दिया था। और तभी उस आदमी से एक पुलिस वाले ने पूछा, बता कहाँ है लाश। तो उस आदमी ने मेरे बेड की तरफ इशारा किया। फौरन पुलिस वालों ने मुझे खींचकर बेड से दूर किया और बेड को खींचकर उसी बेड के नीचे खोदना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया और उसमें से एक लाश जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी उसे बाहर निकाला गया। इधर मैंने सौरभ को देखा तो वो अभी भी बिल्कुल शांत पड़ा था। मैंने उसे चेक किया तो मेरे पसीने छूट गए। सौरभ की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन सौरभ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और पुलिस ने मुझे सौरभ की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल में डाल दिया। मैंने कहा भी कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसे क्यों मारूंगा, मगर पुलिस को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझ पर सौरभ की हत्या करने के आरोप में केस चला और फिर मुझे 12 साल की जेल हो गई, जबकि मैं बेकसूर था। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियाँ कैसी लगीं मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मुझे आप सबकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और साथ ही अपने फेवरेट हॉरर टॉपिक्स को मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आप सभी के फेवरेट हॉरर टॉपिक्स पर एपिसोड ला सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नया एपिसोड में कुछ और सच्ची दिल दहला देने वाली भूतिया कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जहाँ भी हैं मत जाते रहिए।